मैं सुरजन सिंह डॉक्टर दीनपाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का इतिहास में पहला चैप्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 9 जब सामाजिक विज्ञान विषय शुरू होता है तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इतिहास का होता है, दूसरा पार्ट भूगोल का होता है, तीसरा पार्ट नागरिक शास्त्र का होता है और चौथा पार्ट अर्थशास्त्र का होता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं जो पहला पार्ट है आपका इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। अब तक आपने कक्षा 6, 7, 8 में जो इतिहास पढ़ा वो विशेष रूप से भारत का इतिहास पढ़ा। आपने जाना कि भारत में किस प्रकार देश भारत गुलाम हुआ था, किस प्रकार लोगों को आज़ादी मिली, कौन कौन सी भारी ताकतों ने भारत पर शासन किया और एक दिन हमारा भारत स्वतंत्र हो गया और उसका एक अपना संविधान लागू हुआ। और आज हमारे भारत में संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति संविधान से अलग नहीं जा सकता। तो अब तक हमने 6, 7, 8 में जो पढ़ा वो भारत का इतिहास पढ़ा। लेकिन अब हम कक्षा 9 में पढ़ने वाले हैं विश्व का इतिहास। क्योंकि फ्रांस आप जानते हैं यूरोपीय एक देश है फ्रांस, तो यहाँ पढ़ने वाली हैं फ्रांस का इतिहास। जैसे हमारे देश में क्रांतियाँ हुई हैं और लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करा है, लगभग हर देश की स्थिति ऐसी ही रही है। फ्रांस की सिचुएशन भी यही थी। फ्रांस में भी एक समय ऐसा था कि बहुत बड़ी क्रांति हुई, बहुत बड़ी उथल पुथल आई और उसके बाद देश में शांति हुई। तो ये उथल पुथल कैसे स्टार्ट हुई, करते हैं फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, किस समय हुई और उस क्रांति के क्या परिणाम निकले। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति की जो स्टार्टिंग हुई थी, अगर देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम फिल्मी स्टाइल। हमारा जो चैप्टर शुरू होता है ना, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शुरू होता है। किस तरह से, जैसे कि आप जानते हो फिल्म में क्या दिखाया जाता है, एकदम स्टार्ट होती है तो उसमें जो सबके लास्ट की स्टोरी वो दिखाई जाती है और उसके बाद ये बताई जाती है कि स्टोरी किस तरह शुरू हुई थी। उसी प्रकार इस चैप्टर में भी जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो फिल्मी स्टाइल में स्टार्ट होता है। किस तरह से, फ्रांस के पेरिस शहर में लगभग 7,000 स्त्री पुरुष, एक स्थान है टाउन हॉल, उस पर खड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। फ्रांस में आंदोलन क्यों हो रहा था, फ्रांस में आंदोलन राजा के खिलाफ हो रहा था और विशेष कारण था उसका पाव रोटी की बढ़ती कीमतें। फ्रांस में एक समय ऐसा आया था कि जब खाने को रोटी भी नहीं थी और रोटी के दाम भी इतने बढ़ा दिए गए थे कि वो लोग खा नहीं सकते। जैसे कि आप जानते हो कि जनरली आप दुकान पे एक टॉफ़ी लेना जाते हो और वो टॉफ़ी 1 रुपये की आती है और वही आपसे कहा जाए कि ये टॉफ़ी 1 रुपये की नहीं 10 रुपये की है। आप पूछोगे 10 रुपये की क्यों है, तो वो दुकानदार आपसे कहता है कि इस पर 9 रुपये टैक्स लगा दिया गया है। वो स्थिति फ्रांस में थी। फ्रांस में पाव रोटी के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया था कि सामान्य व्यक्ति उसे खरीद नहीं सकता था। इसलिए लोगों के साथ समस्या आई और उसको लेकर ही लोग आंदोलन कर रहे थे। किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ। उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां इस समय फ्रांस का सम्राट था और वो जनता की बात को नहीं सुनता था, किसी भी आवाज़ को नहीं सुनता था। लगभग 7,000 स्त्री पुरुष पेरिस के टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए थे और उन्हें जानकारी मिली कि सम्राट कौन, लुई 16वां भी आदेश दे चुका है। किस चीज़ का, वो भी अपनी सेना को आदेश दे चुका था जनता पर गोली चलाने का। जब लोगों की जानकारी हुई तो लोग भी आगे बढ़े। उन्होंने सरकारी भवनों में प्रवेश किया। किस उद्देश्य से, उन्होंने सरकारी भवनों में इस उद्देश्य से प्रवेश किया कि हमें क्या करना है, हमें वहाँ हथियारों को लूटना है। क्यों, अगर आपको सेना से लड़ना है तो आपको क्या चाहिए, आपको हथियार चाहिए। उन्होंने सरकारी भवनों में प्रवेश किया और वो हथियारों को लूटने का प्रयास करने लगे। उसके पश्चात क्या हुआ, वो बढ़ते बढ़ते किधर पहुँचे, फ्रांस में एक किला था, बास्तील का किला। और जो बास्तील का किला था वो राजाओं की निरंकुशता का प्रतीक था। मतलब ये था कि निरंकुश राजा बास्तील के किले में किसी भी व्यक्ति को पकड़कर बंद कर दिया करते थे। बास्तील किले में बहुत सारे कैदी थे जिन्हें वहाँ पर बंद रखा जाता था। इसलिए क्रांतिकारियों ने सीधे बास्तील का किला जो था वो फ्रांस के पूर्वी भाग की ओर था और क्रांतिकारियों ने पूर्वी भाग की ओर चलना शुरू कर दिया। और अब बात वही आती है बास्तील के किले का ध्वंस। क्रांतिकारियों ने क्या किया कि बास्तील के किले का ध्वंस कर दिया। और बास्तील के किले जो ध्वंस किया गया था ये कब किया गया था, 14 जुलाई 1789। यानी कि फ्रांस की क्रांति की जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से हुई थी, 14 जुलाई 1789 से।
14 जुलाई 1789 को फ्रांस बास्तिल के किले को गिरा दिया गया, उसको ढेर बना दिया गया और उसके जितने अवशेष थे वो ऐसे लोगों को बेच दिए गए जो उन वस्तुओं को संभाल कर रखते हैं, आगे उन लोगों को उसके अवशेष दे दिए गए। इस प्रकार बास्तिल किले का ध्वंस करने के पश्चात जो पब्लिक थी वो शांत हो गई, राजा के जो सैनिक थे वो पीछे हट गए। उसके पश्चात भी काफ़ी लंबे समय तक फ्रांस के पेरिस शहर में और आसपास के गांव में संघर्ष चलता रहा। संघर्ष एक बात को लेकर और चल रहा था कि जो फ्रांस की जनता थी वो ये चाहते थी कि फ्रांस में एक संविधान बनाया जाए। राजा अपने अकॉर्डिंग, केवल अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग कार्य न कर सके, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान जो होता है वो लोकतंत्र का समर्थक होता है। अगर किसी भी देश में संविधान लागू होता है तो वहाँ कोई भी राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इस प्रकार सबसे पहले फ्रांस में क्या बास्तिल के किले का ध्वंस हो गया। लेकिन अब ये तो थी हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग। बात यहाँ आती है कि बास्तिल के किले का ध्वंस किस प्रकार हुआ, क्या क्या कारण रहे। तो देखिए, क्रांति के कारणों की शुरुआत। हमारा दूसरा टॉपिक है वो है क्रांति के कारणों की शुरुआत। सन 1789 में जो फ्रांस का सम्राट था वो लुई 16वां था, और वो सन 1774 में, लुई जो 16वां था वो सन 1774 में बैठा था फ्रांस की गद्दी पर। सन 1774 में लुई 16वां फ्रांस के गद्दी पर बैठा था। अब ये देखिए कि सन 1774, 1789, कितना समय हो गया? 15 साल हो गए। 15 साल में ही ऐसा क्या हुआ कि जनता ने इतनी बड़ी क्रांति कर दी, जनता भड़क गई? ऐसा क्या हुआ? केवल ये जो स्टार्टिंग हुई थी लुई 16वें से नहीं हुई थी। ये स्टार्टिंग तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। कब से ये स्टार्टिंग चल रही थी? क्रांति के कारणों की शुरुआत में पढ़ते हैं स्टार्टिंग कहाँ से हुई और कैसे हुई। देखिए, इसकी स्टार्टिंग हुई थी सन 1643 से। क्यों? क्योंकि सन 1643 में फ्रांस का जो सम्राट था वो था लुई 14वां। लुई 14वां सन 1643 में फ्रांस का सम्राट बना, 1643। लेकिन ये जो था उस समय नाबालिग था। फ्रांस का सम्राट तो बन गया लेकिन उस समय नाबालिग था, इसलिए इसके ऊपर एक संरक्षक रखा गया। और 1643 से लेकर 1661 तक, 1643 से 1661 तक लुई 16वें ने शासन तो किया, लेकिन उसके ऊपर एक संरक्षक था, वो उसके संरक्षण में अपना शासन कर रहा था। लेकिन सन 1661 में जाकर, सन 1661 में जाकर ये खुद पूरी बागडोर, शासन की पूरी बागडोर लुई 14वें के अंडर में आ गई। अब जब लुई 14वें के अंडर में पूरी शासन की बागडोर आ गई तो अब लुई 14वां भी इतना निरंकुश हो गया कि इसने तो अपने आप को घोषित कर दिया, क्या? मैं ही शासन हूं। लुई 14वें ने फ्रांस में ये घोषणा करवा दी कि मैं ही शासन हूं, सब कुछ मैं ही हूं, जो मैं चाहूंगा फ्रांस में वो होगा। और आप जानते हो कि जब राजा इतना रंगकुश बन जाता है कि वो ये कहे कि सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो पब्लिक होती, जनता होती है, वो उसके खिलाफ आवाज़ खड़ी करती है। और ये लुई 14वां सन 1661 से बना था और 1661 से लेकर ये 1715 ईस्वी तक फ्रांस का शासक रहा। उसके बाद आया लुई 15वां। उसके पश्चात लुई 15वां जो आया वो फ्रांस का शासक बना 14वें के पश्चात। अब लुई 15वां फ्रांस का शासक कब बना? लुई 15वां ये सन 1715 में, ये जो बना वो सन 1715 में फ्रांस का शासक बना। कौन सी? केवल 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में ये जो लुई 15वां था वो सन 1715 में केवल 5 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का शासक बना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक 5 वर्ष का बालक सम्राट मतलब एक शासक कैसे बन सकता है? तो देखिए, उस समय क्या था कि एक परंपरा थी। कौन सी?
राजतंत्र खानदानी परंपरा। गद्दी किसको मिलती थी? पिता के पुत्र को। तो एक खानदानी परंपरा थी, उसी के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलती थी, ना कि संविधान था, ना कि लोगों के वोट पड़ते थे, ऐसा कुछ नहीं था। वंशानुगत ही राज्य चलता था। तो 5 वर्ष की अवस्था में लुई 15वें को क्या बनाया गया? फ्रांस का शासक बनाया गया। कौन सी सन में? सन 1715 में जो शासन बनाया गया, शासक बनाया गया, वो बनाया गया 1715 में। लेकिन आप जानते हैं क्या 5 वर्ष का बच्चा शासन चला सकता है? नहीं। तो इसने भी 1715 से लेकर 1743 तक शासन कैसे किया? संरक्षक, इसका भी एक संरक्षक था, इसने भी संरक्षक दूसरा था और लुई 15वां शासन कर रहा था। लेकिन ये भी कैसा शासक था? ये एक ऐसा शासक था कि ये जुआरी था, शिकार करता था, गलत कार्य करता था, भोग विलास में लिप्त रहता था। यानी कि ये कीजिए कि जो कुछ बचा कुचा धन था, लुई 14वें के बाद लुई 15वें के पास जो कुछ धन था वो उसने सब जुए में, भोग विलास में सारा धन खत्म कर दिया और सन 1789 में इसकी मृत्यु हो गई। और सन 1789 के पश्चात शासन पर कौन आया? लुई 16वां। लुई 16वां कब से बैठा? सन 1789 से। सन 1789 से लुई 16वां क्या बना? फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट बना लुई 16वां। कौन सी सन से? सन 1789 से। अब जब लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना, उस समय राजकोष खाली था, इसके पास कुछ भी नहीं था। अब जब कुछ नहीं था तो इसने क्या किया? इसने ये किया कि लोगों पर कर लगाने शुरू कर दिए। किस तरह शासन चले, कुल मिला के जनता से पैसा निकाला जाए। तो उस समय जो हमारा फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों, फ्रांसीसी समाज का विभाजन, हमारा जो टॉपिक आता है तीसरा, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, फ्रांस के समाज का विभाजन। तो उस समय जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। अब प्रथम स्टेट में कौन से लोग आते थे? देखिए, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग। कौन पादरी? चर्च के पादरी, यानी चर्च के कर्मचारी एवं पादरी, चर्च के पादरी और कर्मचारी आते थे प्रथम स्टेट के अंदर। द्वितीय स्टेट में कौन था? द्वितीय स्टेट द्वितीय स्टेट में अमीर वर्ग था, अमीर वर्ग, जो धनाढ़ लोग थे, व्यापारी वर्ग, अमीर वर्ग और प्रशासनिक अधिकारी थे। ये जो अमीर वर्ग था वो द्वितीय स्टेट में था। और तृतीय स्टेट में कौन थे? वकील थे, डॉक्टर थे, तृतीय स्टेट में वकील थे, डॉक्टर थे और कुछ ऐसे जो शिक्षित लोग थे जो शिक्षा प्राप्त करके नौकरी हासिल कर चुके थे। इसके अलावा किसान वर्ग था। किसान वर्ग था। अब क्या हुआ कि लुई 16वें ने सबसे ज़्यादा प्रथम वर्ग कैसे दे रखी थी? चर्च के पादरियों को। लुई 16वें के शासन में चर्च के पादरी जो थे, ये मानिए सर्वे सर्वा थे, सारा काम इन्हीं के हाथों में होता था और ये जाते जो चाहते थे राजा वही काम करता था। चर्च के पादरियों ने ही इस तीसरे स्टेट के लोगों पर एक कर लगाया, टाइथ कर, उसका नाम था टाइथ। यानी तीसरा जो स्टेट था वो 2 लोगों को कर देता था, एक तो शासक को, दूसरा कार्य हमारा तृतीय वर्ग था। इस प्रथम वर्ग में बता दिया कौन थे? पादरी, चर्च के पादरी। द्वितीय वर्ग में कौन थे? ये अमीर वर्ग था। ये जो वर्ग था वो क्या था? अमीर व्यापारी वर्ग के लोग थे इसमें। और तृतीय वर्ग में कौन आ गए? किसान, वकील, डॉक्टर, ये सब किसमें थे? तृतीय वर्ग में। अब ये देखिए आप कि प्रथम वर्ग जिसके पास सारे साधन मौजूद हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा जगह और ज़मीन मौजूद है, इसके पास क्या थी? सबसे ज़्यादा जगह इसके पास थी, सबसे ज़्यादा ज़मीन इसके पास थी। द्वितीय वर्ग ये भी बहुत अमीर वर्ग था, तो इसके पास भी बहुत अधिक मात्रा में धन भी था, बहुत अधिक मात्रा में जगह भी व्याप्त थी। और तीसरा वर्ग ये मानिए आप
कि अगर मान लीजिए 100 बीघा ज़मीन है तो इसमें आप ये मानिए कि इसके पास कितनी, ये मानिए 40 बीघा इसके पास है। उसके पश्चात किसमें, ये इसमें कम से कम 30 इसके पास है, 40 30 70, बची इनके पास कितनी 30। और इसमें संख्या कितनी थी, संख्या ये मानिए कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से आप मैक्सिमम 10 आदमी चाहिए थे और मैक्सिमम 10 या 20 आदमी थे, और ये आदमी कितने थे 80। कंडीशन क्या, जगह ज़मीन पैसा अगर उस तरह देखा जाए तो प्रथम वर्ग कौन से नंबर पर, उसके पास 40%, उसके बाद इसके पास 30% और इसके पास कितना, इसके पास भी 30%, लेकिन जनसंख्या इसकी सबसे ज़्यादा। उसके पश्चात क्या करना पड़ रहा है, ए वर्ग बताया था कोई टैक्स नहीं दे रहा, तीसरा प्रथम वर्ग जो था चर्च वर्ग वो कोई टैक्स नहीं देता था, दूसरा वर्ग हमारा कौन सा था, अमीर वर्ग। सम्राट के द्वारा इस वर्ग से भी कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था, लेकिन ये जो तीसरा वर्ग है हमारा, जिसमें हमारे किसान, वकील, डॉक्टर, छोटे व्यापारी आते थे, ये क्या करते थे, ये 2 जगह टैक्स दिया करते थे। ये शासन को टैक्स दिया करते थे। उसके पश्चात ये प्रथम वर्ग के जो लोग थे, पादरी, पादरी कौन होते हैं, कुछ बच्चों के माइंड नहीं आ रहा होगा। देखिए, जिस प्रकार हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं, जहाँ लोग जाकर क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार यूरोपीय देशों में, फ्रांस में क्या था, चर्च था। और चर्च में जो पूजा करने वाले लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो पंडित जी होते हैं उन्हें बोलते हैं पुजारी। जैसे अपने यहाँ पंडित जी बोलते हैं, मौलवी साहब बोलते हैं। वहीं फ्रांस में, यूरोपीय देशों में क्या बोलते हैं, पादरी वर्ग। तो ये जो तीसरा वर्ग था वो शासन को टैक्स दे रहा था और कुल मिला के इनको भी टैक्स दे रहा था, तो इसके ऊपर टैक्स का भार इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि इसको सहन नहीं कर पा रहा था। ऊपर से क्या हुआ, बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण फसल मारी गई। फसल मारी गई तो इन पर टैक्स और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। विशेष रूप से यहाँ पाव रोटी थी, उसके दाम इतने बढ़ा दिए गए कि ये मानिए कि एक पाव रोटी जो पहले 1 रुपये की मिलती थी, आज वो 20 रुपये की भी हाथ नहीं आ रही थी, और वो मिल भी नहीं पा रही थी। अब क्या करे जनता, आप जानते हो, मरता क्या ना करता। जब आदमी बिल्कुल मरने पर आ गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो। उसने क्रांति के मन में ठान ली। जो तीसरा वर्ग था विशेष रूप से इस बात पर जोर डाल रहा था कि फ्रांस में संविधान बनना चाहिए, शासक जो है संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करे, यानी शासक की मनमानी ना चले। संविधान को लेकर ये दोनों ही वर्ग अगर देखा जाए तो जो द्वितीय वर्ग था ये भी संविधान को लेकर प्रयास कर रहा था, और जो तृतीय वर्ग था ये भी संविधान को लेकर प्रयास कर रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ नियम कानून इस दूसरे वर्ग पर लागू होते थे और इस तीसरे वर्ग पर थी, लेकिन ये प्रथम वर्ग था, कौन सा, चर्च का वर्ग, इसको आवश्यकता नहीं थी संविधान की। बताया खुद शासक ही यही था, तो इसके संविधान की क्या आवश्यकता थी। तो ये बार बार संविधान बनाने को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन संविधान तैयार नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो गरीब आदमी होता है वो चाहते हुए कुछ नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो पैसे वाला होता है, अमीर होता है। एक स्थिति फ्रांस में ये आई कि जो फ्रांस का शासक था इस समय, जो 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, कौन, लुई 16। इसके पास धन की इतनी बड़ी समस्या आ गई कि एक कंडीशन में इसने द्वितीय वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया। ये जो वर्ग था जिस पर अभी तक कोई टैक्स नहीं था, सम्राट लुई 16 ने द्वितीय वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया। जब द्वितीय वर्ग पर टैक्स लगाया गया, देखिए दूसरे को परेशानी होती है तो कभी आदमी अपनी परेशानी महसूस नहीं करता, जब खुद को परेशानी आती है तब उसे महसूस होता है। जब इस वर्ग पर टैक्स लगाया तो ये वर्ग चीखा, लेकिन इस वर्ग के पास क्या था, पैसा था। इस वर्ग ने इस वर्ग को साथ लिया, कौन से वर्ग को, तीसरे वर्ग को, और इनसे बोला करो क्रांति, पैसा हम लगाएंगे। 2 व्यक्ति ऐसे निकाले जो इस वर्ग के थे। इस वर्ग को कुलीन वर्ग भी कहा जाता था, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब इसमें सब पैसे वाले लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, तो इनको कुलीन वर्ग कहा जाता। इस वर्ग ने इससे वर्ग से कहा, बोले आप क्रांति के लिए आगे बढ़िए, पैसा हम लगाएंगे। तो इसमें 2 व्यक्ति थे, मिरावायो और आबेसिये। इन दोनों ने एक क्रांतिकारी दल का संगठन नेतृत्व किया और ये आगे चल पड़े। अब वो घटना आती है जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग से शुरू की थी। क्या? 7000 स्त्री पुरुष पेरिस नगर के टाउन हॉल पर आवाज़ उठा रहे थे, और वो धीरे धीरे जब पता चला कि सम्राट ने भी
उन लोगों के ऊपर सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया है, तो वो आगे बढ़े और उन्होंने सरकारी भवनों में प्रवेश किया, हथियारों को लूटा और हथियारों को लूटते लूटते वो कहाँ पहुँचे? स्टार्टिंग में क्या बताया था? बास्तीन के किले का ध्वंस। बास्तीन का किला जो राजाओं की निरंकुशता का प्रतीक था, उस पर आक्रमण कर दिया, पूरे किले को ध्वंस कर दिया, तहस नहस कर दिया और वहाँ जितने भी कैदी थे उन्हें छुड़वा लिया गया। अब इस प्रकार फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। जब इतनी परेशानी आई तब फ्रांस का सम्राट लुई 16वां कहता है, क्या कहता है? कि अब हम संविधान का निर्माण करेंगे। फ्रांस के राजा की जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, कुल मिला के वो भी एक ऐसी लेडी थी, शासन का अधिकांश कारोबार वो ही देखती थी, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होते थे। तो जब इस तरह की समस्या आई तो वो दोनों तैयार हो गए, बोले ठीक है हम फ्रांस में संविधान बनाने को तैयार हैं। और फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया कब? सन 1791 में। सन 1791 में फ्रांस के संविधान का निर्माण हो गया। लेकिन सन 1791 में सत्र क्रांति कब हुई थी? 1789 को, 14 जुलाई 1789 को, और फिर संविधान का निर्माण हुआ सन 1791 में। आप सभी जानते हैं संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है जनता को उसके अधिकार संविधान के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, संविधान के अनुसार राजा शासन करता है। लेकिन क्या इस संविधान में जो तीसरा वर्ग था उसे पूरे अधिकार दिए गए थे? इस संविधान में क्या क्या हुआ था, किन किन को अधिक अधिकार दिए गए थे, प्रथम वर्ग को कितने अधिकार थे, द्वितीय वर्ग को कितने अधिकार थे, तृतीय वर्ग को कितने अधिकार थे? अगर देखा जाए तो तृतीय वर्ग को संविधान बनने के बाद भी विशेष अधिकार नहीं थे। लेकिन संविधान में क्या हुआ, किस किस को अधिकार कितना मिला, ये बताएंगे आपको हम अगली वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। आप चैप्टर की तैयारी करते रहिए। एक काम और करना है आपको, इस चैप्टर को पढ़कर, लगभग मैं समझता हूँ बुक सभी बच्चों के पास में होंगी, यहाँ तक पढ़ा दिया गया है, 50% चैप्टर से पूरा हो गया है। इसमें आप प्रयास करेंगे कि जो चैप्टर के विकल्पीय प्रश्न हैं और अतिलघु प्रश्न हैं उनको तैयार करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात लघु प्रश्नों की वीडियो आपको भेज दी जाएगी नोट्स वीडियो के लिंक में। तब तक आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।